अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज जरा बात करते हैं जी सोशल मीडिया और ट्विटर पे होने वाली जंग के हवाले से। लोग अक्सर कहते हैं कि ये बेहतरीन और एक जमहूरी आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे लोग अपने दिल की बात करते हैं। खैर, इसमें भी कई लोगों का ख्याल ये है कि बड़े बड़े विंग्स बने हुए हैं जिनकी जबरदस्त फंडिंग होती है और इसमें बॉट्स भी इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखें तो ये इंसानों का नहीं बल्कि मशीनों का काम है, जिसके पीछे कोई शैतानी इंसान दिमाग जरूर होता है जो कहता है कि जी फलानी चीज को हमने ट्रेंड बनाना है। अब ये वाकई क्या अवाम के जज्बात की अक्कासी करती है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन आजकल यानी हाल ही में हमने देखा कि इसके हवाले से बहुत सारी कयास आराइयां भी हैं, कंट्रोवर्सीज भी हैं। लोग कहते हैं कि दुश्मन मुल्क के लोग भी आपके मुल्क पे हमला आवर होने के लिए वहां पे लोगों की जो जहन साजी है वो करते हैं। पर्सपेक्टिव्स को बाकायदा फ्लोट किया जाता है, एक खास नजरिए को प्रमोट किया जाता है। अमेरिकी इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि बात यही की जा रही थी कि इज इट पॉसिबल कि रशिया ने या दूसरे ममालिक ने उनका इलेक्शन हाईजैक तो नहीं कर लिया। ऐसे ट्रेंड्स चलाए जिसकी वजह से लोगों का जहन या उनकी तवज्जो ट्रंप की तरफ मबजूल हुई। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा कि कैपिटल ब्रीच के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी बातें की थी, खासतौर पर अपने सोशल मीडिया ट्विटर का जो इस्तेमाल वो कर रहे थे लोगों में नफरत अंगेजी फैलाने के लिए या जो हालिया अमरीकी इलेक्शंस है उसको मुस्तरद करने के लिए, उस पर फौरन रिएक्ट करते हुए ट्विटर ने उनके सोशल मीडिया को बैन किया, फेसबुक ने उनके फेसबुक अकाउंट को बैन किया ताकि उनके प्लेटफॉर्म्स को नफरत अंगेजी के लिए या इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। ऑन दी अदर हैंड, दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत भारत में इसका जो रिएक्शन है वो बिल्कुल इसके मुतबादिल है। यानी जहां उन्होंने देखा कि मोदी सरकार के ऊपर कड़ी तनकीद हो रही है और किसान एकता मोर्चे में लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। किसान एकता मोर्चा पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और लोगों का ख्याल बदल रहा है, जहन बदल रहा है भारत के हवाले से कि वहां का सबसे कमजोर तबका लेकिन सबसे अहम और सबसे फाल तबका यानी एग्रीकल्चर, उनके साथ, किसानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो एक बड़ी अहम खबर इस वक्त हम आपको दें कि बहुत सारे लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, खुसूसन जो किसान एकता मुहिम में साथ मिले हुए हैं। उनका कहना है कि हजारों सैकड़ों अकाउंट्स को बैन किया गया है इंडिया में, ट्विटर इंडिया ने, ताकि इस किसी तरह इनके असर को जायल किया जा सके, इनके नजरिए और इनकी प्रोटेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा सके। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको जमहूरी भारत का ये रूप जिसमें कहा जा रहा है कि लोगों के पास आजादी राय मौजूद नहीं है, वो अपने एक्सप्रेशन को, अपने दिल की बात को आगे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो कैन वी रियली कॉल इट अ डेमोक्रेसी? टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। सरकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान बरादरी के खौफ से बौखलाहट का शिकार। दिल्ली के मुताद्दिद मुज़ाफ़ाती इलाकों में इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विसेज को ब्लॉक किया गया। सहाफियों और मुजाहिरीन को एहतजाज की जगह पर इंटरनेट के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पर किसानों की तहरीक से मुतालिक मवाद शाये करने वाले चंद अकाउंट्स तक इंडिया में रसाई बंद हो गई। 1,70,000 फॉलोअर्स के साथ किसान एकता मोर्चा, 42,000 फॉलोअर्स के साथ ट्रैक्टर टू ट्विटर जैसे बहुत से अकाउंट शामिल हैं। किसान एकता मोर्चा के बलजीत सिंह कहते हैं कि उन पर डिजिटल हमला हुआ है। हमारी टीम जो ट्विटर पर मुतहर्रिक थी, हुकूमत ने उनके अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी। मुतादिद भारतीय सहाफियों को भी किसानों के एहतजाज की कवरेज और ऑनलाइन पोस्ट करने पर बगावत के इल्जामात का सामना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 रियासतों में जिन सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनमें इंडिया टुडे की टीवी एंकर राजदीप सरदेसी और कारवां नामी जरीदे के एग्जीक्यूटिव एडिटर विनोद जोश भी शामिल हैं। क्या आज के ज़माने में ये पॉसिबल भी है कि आप लोगों से उनका आज़ादी राय छीन सकें, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाएं? और ये ब्लैकआउट है। पहले भी दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई गई थी कि इंटरनेट सर्विसेज, मैसेजेस, सोशल मीडिया अब साल से ज्यादा हो चुका है कि वादी कश्मीर में बैन किया गया है। इट्स अ कंप्लीट ब्लैकआउट और यही दोबारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं किसान एकता मूवमेंट को भी खत्म करने के लिए। इस वक्त किसानों का इस पे पुरजोर एहतजाज है। हो
हो सकता है इंडिया में जो चंद मीडिया ग्रुप्स हैं जिसमें कहा जाता है कि वो मोदी सरकार के साथ बहुत ज्यादा हम आवाज हैं और उनके नजरिए को बढ़ावा देने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, वो तो शायद इन टैक्टिक्स को टो करें, लेकिन वहां जो इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है और इसके अलावा जो दूसरा मीडिया, डाइवर्स मीडिया मौजूद है, वो किसानों की आवाज से आवाज मिला रहा है। लेकिन जी चलते हैं हम अपने अगली रिपोर्ट की तरफ। जिस तरह को खबर दी कि पहला बैच कोरोना वैक्सीन का साइनोफार्म की तरफ से पाकिस्तान पहुंच चुका था और इसकी जो इनॉक्यूलेशन है इसका अमल शुरू हो चुका है। सबसे पहले जी अव्वलीन तरजीहात में ऑफकोर्स पाकिस्तान के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अगर महफूज रहेंगे तो हम कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं और इसका बाकायदा आगाज कर दिया गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह व्हेन दिस फर्स्ट बैच हैज अराइव्ड तो डॉक्टर्स को वैक्सीनेट करने का अमल शुरू हो चुका है। लेट्स टेक अ लुक। कोरोना से पाकिस्तान की जानिब बड़ा कदम, मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। वजीर आजम ने चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 5 लाख वैक्सीन मिली। कोई ये ना समझे कि हमने ये जो हमारे पास 5 लाख वैक्सीन आई हैं इनको हमने किसी एक सूबे में ज्यादा बांटा है। ये बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इस्लामाबाद से वैक्सीन लेकर निजी एयरलाइन का तैयारा कराची पहुंच गया। कराची में 10 और अंदरूनी सिंध में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां SOPs का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। देखो, इसमें SOP इंटरनेशनल लेवल की WHO की रिकमेंडेशन के तहत जो वैक्सीनेशन की SOP है वो हमने अडॉप्ट की हुई है और ये जो सेंटर खालिद हाल डिस्ट्रिक्ट साउथ में 2 सेंटर बने हैं, एक जना में बना है और दूसरा सर्विसेज हॉस्पिटल में बना है। हुक्काम के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद बजरिए वेबसाइट और 1166 पर पैगाम भेजकर खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जी एक दफा फिर आपको बताते चलें कि कल हमारी जब डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात हुई तो हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में तकरीबन 10 करोड़ लोग अगर आप ओवरऑल कहें तो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ साथ एक दफा फिर ये कहना जरूरी है कि ये लाजमी नहीं है, इसको हुकूमती सतह पर जरूरी करार नहीं दिया गया, बल्कि जो शख्स भी या जो लोग भी ख्वाहिशमंद हों ये वैक्सीन लगाने के, वो अपनी जिम्मेदारी पे वॉलंटरी तौर पर इसके लिए आगे आ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप SMS कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। हुकूमती इदारों ने बहुत क्लोजली नेटवर्क किया है सूबाई हुकूमतों और सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इस पूरे अमल को ट्रांसपेरेंट, शफाफ और इफेक्टिव बनाना है। इन आदाद शुमार को देखते हुए कि किस सूबे में कितने रजिस्टर्ड और क्या ट्रेंड्स एंड पैटर्न सामने आ रहे हैं कि वहां पे कितने लोगों में कोविड अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, इस हवाले से इस वैक्सीनेशन को तकसीम किया जाएगा। डॉक्टर्स को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जा रहा है। नेक्स्ट बैच मुतवक्के है, लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरह पूरे अक़वाम आलम में इस बात का चर्चा है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, वैक्सीनेशन का ये अमल भी जिसके हवाले से बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, लोगों के खदशात भी हैं, अभाम भी हैं, हम एक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव, एक मौसर तरीके से इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। अच्छा जी, लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो एक बड़ी जबरदस्त खबर यह है कि गवादर में जो खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, इसके क्या ही चर्चे हैं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम भी इससे मुतासर हुए। इसके अलावा पॉपुलर मीडिया पर्सनालिटी फखरे आलम भी वहां पहुंचे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और आपको दिखाएंगे ये खूबसूरत मनाजिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज आपका फेवरेट टॉपिक हम कर रहे हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ इसका क्रेज है, इसकी ऑब्सेशन है, बल्कि इसको कहना चाहिए, मेरी अम्मी इसको कहती है, खप्त हो गया तुम लोगों को वजन कम करने का। पता नहीं किसने कहाँ जाना है, कौन सा जी मिलान फैशन वीक या पेरिस फैशन वीक में हम लोगों ने कैटवॉक करनी है, लेकिन हर एक की ख्वाहिश है कि वो साइज 0 हो जाए। इसमें कोई ये बात नहीं कि आप एथलेटिक दिखें, आप फिट हों, आप जी 100 बर्पीज कर सकें, आप वैसे आप में मसल पावर ज्यादा हो, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ साइज 0 होना चाहते हैं, साइज 8 के कपड़े, साइज 6 के कपड़े पहनना चाहते हैं और इसको बहुत बड़ा इस पे समझते हैं कि हमें तमगा शुजात मिलना चाहिए कि हमने वजन कम कर लिया। इसके लिए हमारे सामने काफी अनहेल्दी एग्जांपल्स भी हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि बहुत सारी
पॉपुलर मीडिया सेलिब्रिटीज एंड पर्सनालिटीज टेलीविजन पे आके ये बात कहते हैं कि जी हम तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते, हम सिर्फ एक स्लाइस का टुकड़ा और काली कॉफी पीते रहते हैं, मैं दिन में सिर्फ एक मील खाती हूँ। यानी इस तरह की बातें बड़े अनहेल्दी चीज़ों का रुझान माशरे में बढ़ा रही हैं कि आपने जी 1 महीने के अंदर अंदर 10 किलो या 20 किलो वजन कम कर लिया। इसमें कोई फख्र की बात नहीं है, इससे एक्चुअली आप अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड टुडे, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने से अगर आप और बदनुमा बड़ी एज के आपकी स्किन, आपके बाल खराब हो गए तो यू हैव एक्चुअली डन योरसेल्फ अ डिससर्विस। तो आज उनसे बात करेंगे कि व्हाट्स द वे फॉर अ हेल्दी वेट लॉस, अच्छा वेट मेंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि वजन कम करने के बाद बढ़ता भी उतनी ही तेजी से। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज द फाउंडर ऑफ HN वेलनेस, हमारे साथ हैं हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हिना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिना, जो लोग 30s में बड़े स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, एक जमाने में कहा जाता था कि इनकी जीन्स ऐसे ही हैं, इनकी अम्मी को देख लो, इनकी नानी को देख लो, उनके खानदान में किसी ने वजन पुट ऑन नहीं किया। जेनेटिक्स का वेट से कितना ताल्लुक होता है? देखिए सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आज का टॉपिक तो एक ऐसा टॉपिक है कि वो कहते हैं ना, हर किसी की दुखती रग है। यस। मैं जहाँ जाती हूँ एक ही सवाल आता है, प्लीज वेट कम करा दें, प्लीज बेली इन करवा दें। बट वही बात आपकी है कि वेलनेस के बारे में कोई नहीं सोचता कि आपकी एज, आपके DNA, आपकी जेनेटिक, आपका एनवायरनमेंट, बहुत कुछ इस पर इम्पैक्ट करता है। सही। आपका वेट ऐसे ही नहीं हो रहा होता, बढ़ रहा होता, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। सेकंड, आपका ये क्वेश्चन है कि हमारी जेनेटिक कितना इफेक्ट करती है। यस, इट डज इफेक्ट्स। आपने ये देखा होगा कि जो बंगालीज हैं या जो साउथ एशिया के लोग हैं, दे आर ऑलरेडी स्मॉल इन साइजेस। तो जो उनका एनवायरनमेंट है एक्चुअली वो उनके DNA पे इफेक्ट कर रहा होता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जिनकी अम्मा पतली होती हैं, उनकी बहनें पतली होती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अंदर से ऐसा सेट हुआ होता है कि व्हाटएवर दे ईट दे बर्न देमसेल्व्स। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ अक्सर, आपने बड़ा जबरदस्त इसमें एक पॉइंट टच किया है मेटाबॉलिज्म के बारे में। कहा जाता है 25 साल की उम्र के बाद हर साल आपका ये कुव्वत के आप खाने को कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं, विच इज मेटाबॉलिज्म, वो स्लो होता चला जाता है। लोग मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के बजाय है ना, खाना कम कर देते हैं कि भाई कम खाएंगे तो चलो स्लो डाउन हो रहा है मेटाबॉलिज्म, वो फिर भी हमारा वेट स्टैटिक रहेगा। मेटाबॉलिज्म को, यानी ये जो आपकी वो कहते हैं ना फायर इन योर बेली, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे फूड हैं और सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं भूखी रह जाऊंगी या रह जाऊंगा और मैं वेट लॉस कर लूंगा। नो, वो एक्चुअली आप अपनी हेल्थ और जो बॉडी में जो वाटर है उसको आप कम कर रहे हैं। आप अपना वेट नहीं लॉस कर रहे, फैट लॉस नहीं कर रहे। आपको फैट लॉस करना है जब आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। एंड देयर आर नंबर्स ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो आपको 2 हैबिट्स लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। व्हाटएवर यू ईट यू बर्न, डाइजेस्ट जल्दी करते हैं। यस, वो कहते हैं ना कि इनपुट जितना होगा तो आउटपुट भी होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए। सेकेंड थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट कि स्टार्व ना करें, भूखा ना रहें। भूखा रहने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप जो कुछ भी खाएंगे वो आपके बॉडी के एडिपोज टिश्यूज में जाके फैट बन जाएगा, ब्रेक डाउन होके एनर्जी नहीं बनेगा। क्योंकि एनर्जी को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, इसलिए खाना बहुत जरूरी है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ना, आपके लिए पहला सवाल आया है कि कराची में खास तौर पे मैंने देखा है ब्रेकफास्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मील है, उसके नाम पे हम सिर्फ चाय या कॉफी खाली पेट पी लेते हैं। क्या इससे हमारे वेट लॉस में मदद मिलती है या उल्टा हम अपना नुकसान करते हैं? देखें, चाय और कॉफी ये इतना नुकसान करती है कि मैं कहती हूँ कि रात भर जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा एम्प्टी स्टमक हो रहा होता है, हमारी बॉडी का pH लेवल बिल्कुल अप एंड डाउन हुआ होता है। और ऐसे में सुबह उठ के हमें अपनी एसिडिटी को कम करने के लिए अल्कलाइन फूड यूज करना चाहिए। और चाय, कॉफी, इसमें तो ऑलरेडी दे आर एसिडिक फूड इन नेचर। हमें ये करना चाहिए कि सुबह उठते ही जो फर्स्ट हमारा जो चीज हमें लेनी चाहिए, दैट मस्ट बी अ वार्म वाटर विद सम लेमन और समथिंग कि हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। और सेकंड, जो ब्रेकफास्ट करने से पहले भी मैं ये प्रेफर करती हूँ आपकी सस्टेनेबल हेल्थ के लिए, वो एक वेजिटेबल जूस है। वेजिटेबल्स आर अल्कलाइन इन नेचर, तो ये आपकी बॉडी को इतना न्यूट्रलाइज कर देती हैं कि उसके बाद आप जो कुछ भी खाते हैं वो ऑटोमेटिकली बर्न होने शुरू हो जाता है। यानी आपकी बॉडी में तेज करने के लिए इस अमल को वो टिप्स आपको दे रहे हैं। अच्छा, जब वर्कआउट की तरफ देखते हैं ना,
वन ऑफ द थिंग्स माई ट्रेनर ऑलवेज सेज कि अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो आप उतना बर्न कर रहे हैं जब तक वो कार्डियो सेशन चल रहा है, लेकिन आप वेट ट्रेनिंग अगर करते हैं तो आपका फैट एक तो रिप्लेस होता है विद मसल और पूरा दिन आपकी बॉडी फैट बर्न करती रहती है। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ खवातीन में पॉपुलर नहीं है वेट ट्रेनिंग ज्यादा, ये गलत बात है, सही बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ खवातीन कहती हैं कि हमारी बॉडी मैस्कुलाइन लगने शुरू हो जाएगी, विच इज टोटली रॉन्ग। देखिए वेट ट्रेनिंग एक हद तक हमें करनी चाहिए और बिल्कुल हेल्दी ईटिंग को अपना रूटीन बना लेना चाहिए। हमारी खवातीन क्या करती हैं, दे वेंट ऑन स्टार्व करती हैं। आपसे सुन लिया, मुझसे सुन लिया, मेरे पड़ोसी से सुन लिया, इसने 1 महीने में 10 kgs लूज कर लिए, आज से खाना बंद, कॉफी और ब्रेड बंद, व्हाटसोएवर स्टार्ट, या सो कॉल्ड ये जो मार्केट में इतने सारे आ गए पैकेट फूड, जिससे मैं टोटल अग्री करती हूँ। मैंने आयुर्वेदा भी पढ़ा हुआ है, हम उसमें पढ़ते थे कि जहाँ डब्बा खुलता है वहाँ आपका पेट फूलता है। तो हाउ कैन यू थिंक अबाउट कि आप कोई ऐसा पैकेट का फूड खा रहे हैं जो कि आपको क्लेम कर रहा है इन 7 days और 10 days वेट लॉस, और आप उससे सस्टेनेबल हेल्थ अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल नो। तो ये जितनी स्लिमिंग टी और माजून और पुड़ियां मिल रही हैं, इनको ना लें, पैसे बर्बाद हैं, अपने साथ नुकसान आप कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉलर आपके लिए है ना, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं मैम? मैं जी सबा काज़मी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, और बहुत मुश्किलों से आपकी कॉल मिलती है। ओहो सॉरी सबा जी, लेकिन आज मिल गई। ये बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से सलाम। मैंने ये पूछना था कि मेरा 132 मेरी एज है और पता नहीं ये वजन के हिसाब से ठीक है कि नहीं। मैं डाइटिंग खुद करती, मेरा वजन लूज भी हो जाता है और उसके बाद अगर यानी उसके बाद वापस भी आ जाता है। आपकी आवाज थोड़ी स्क्रैम्बल हो गई सबा जी। ओहो, आवाज खराब हो गई है, लेकिन इन्होंने शायद कहा है कि वेट लूज हो जाता है लेकिन फिर वापस भी वो वेट दोबारा ही गेन हो जाता है ना। ये बड़ा कॉमन मसला है। लोग कहते हैं कि जी 1 महीना डट के डाइट की थी, 2 किलो वजन कम हुआ, लेकिन 15 दिन छोड़ी और वापस आ गया। देखिए इसके पीछे तो प्रॉपर साइंस है कि हमारी बॉडी में मसल्स के बीच में फैट होता है। डाइट की, एक्सरसाइज की, फैट वहां से रिलीज हुआ, लेकिन वो स्टिल स्पेस है अभी। जब तक आप हेल्दी पैटर्न, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करेंगे, वो उतनी जल्दी बाउंस बैक क्यों करेगा? आपने 2 ईंटों को हटा दिया और बीच में रेत भर दी, वो रेत अभी गीली है, पानी आया, रेत चली गई, ईंटें वैसे ही रह गई, वहां दोबारा कचरा आया और प्लाग बन के बैठ गया। दैट इज कॉल्ड फैट। अच्छा ये तो बताएं कि अगर खवातीन स्पेशली जो 25 या 30 की एज से अबव हैं, वो वेट लॉस करती हैं ये सोचकर कि दे लुक हेल्दी, दे लुक नाइसर, लेकिन जब आपका वजन बढ़ा हुआ हो और खास तौर पे आपकी एज 30-35 को क्रॉस कर गई हो, जब आप वेट लॉस करते हैं, अक्सर लोगों की फिर ये कंप्लेन आती है कि आप उम्र में बड़े लगने लगे। तो एजिंग और वेट लॉस का आपस में क्या रिलेशनशिप है? अगेन देखिए, ये हमारा एक BMI होता है और BMR होता है, वो हर किसी का डिफरेंट होता है। आज मैं अगर 52 kg बॉडी वेट को कैरी कर रही हूँ तो इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रेफरेबल टू दैट अनदर पर्सन कि वो भी 52 पे इतना ही हेल्दी नजर आएगा। आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल कि ऐसा होता है कि मैं भी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे भी लोग देख के कहते हैं कि ठीक है, ओके यू आर फिट, हमें भी फिट कर दें। हम भी खाते पीते हैं, कभी ट्रैवलिंग पे जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं। मैंने ये खुद पर ट्राई किया कि जब मैंने अपने बॉडी के BMI से वेट ज्यादा कम कर दिया तो आई स्टार्टेड लुकिंग अनहेल्दी, अनफ्रेश, और जैसे ही मैंने हेल्दी वेट को थोड़ा सा मेंटेन किया और गेन किया तो अगेन बहुत अच्छा सा एक रिजुविनेशन बैक आया। तो आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, इवन अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से अपना वेट, अपना फैट कंटेंट और अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए अपना एक सेट पॉइंट बनाना पड़ता है। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल भी आया जो कि रिलेटेड ही। उन्होंने कहा जी वेट लॉस के लिए शादी थी 2 महीने पहले, बड़ी जबरदस्त दबा के डाइटिंग हुई, जिसमें पता नहीं क्यों मुझे अम्मी कहती मेरी ये नाशुक्री है अनाज की, हम फौरन कहने शुरू हो जाते हैं ना कि रोटी और चावल माइनस हो गया। उसके बगैर आई डोंट नो हाउ
हाउ यू विल सर्वाइव, क्योंकि मुझे सुबह बात करने के लिए जब एनर्जी चाहिए होती है, आई लव द आलू, आई लव द पराठा, उसके बगैर आप में एनर्जी ही नहीं होगी। अच्छा जी, तो इनका सवाल ये है कि 2 महीने जब मैंने डाइटिंग की तो शदीद हेयर लॉस शुरू हुआ है और अब मैंने डाइटिंग रोक भी दी है लेकिन बाल उसी तरह गिर रहे हैं, है ना, क्या एडवाइस होगी आप? देखें, अभी आपने रोटी और चावल को जो कल्परेट कहा, आप मुझे बताएं, आप अपनी गाड़ी बगैर पेट्रोल के चला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द फ्यूल फॉर योर बॉडी, एब्सोल्युटली राइट। और आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल हटा के कुछ और डाल देंगी तो कितने दिन तक चल जाएगी, या डीजल पे ट्रांसफर कर देंगी तो कितने दिन तक चलेगी? कार की जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली आप अपनी हेल्थ को खराब किया उन्होंने कि अपनी बॉडी में से कार्ब्स को हटा दिया होगा, फैट को हटा दिया होगा, बिल्कुल बैलेंस करना। फ्रूट्स भी हटा दिए, फ्रूट्स में न्यूट्रिशन भी होती है। फ्रूट के बारे में तो आजकल इतना मिसकॉन्सेप्शन है, जो मैं लोगों से ये कहती हूँ कि फ्रूट तो अल्लाह ताला की दी हुई आपको कैंडी है कि एंजॉय देम व्हेनेवर यू हैव अ स्वीट क्रेविंग। तो बेचारे फ्रूट को कल्परेट कर दिया गया। आजकल इतने मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं हम फ्रूट नहीं लेंगे, फ्रूट के बगैर की कोई डाइट बताएं, क्योंकि हमने इंटरनेट पे देख लिया है कि ये हाई इन ग्लूकोज होते हैं, हाई इन फ्रक्टोज होते हैं, सारे टर्मिनोलॉजीज भी इनको आती हैं। एंड वी नॉट गोइंग टू हैव फ्रूट्स बिकॉज इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि लोग इतनी प्यारी चीज को, जो कि हर सीजन में अल्लाह ताला ने डिफरेंट कलर के दिए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसे हम अपनी डाइट से निकाल के फेंक रहे हैं। और सो कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सो कॉल्ड आर्टिफिशियल ये जो जितनी डेजर्ट्स हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हर 10 साल के बाद एक नया विलन, एक नया मोगैम्बो आता है। पहले आपने कहा जी फैट बुरा है, तो हमें याद है हमारे बचपन में हमने कोलेस्ट्रॉल फ्री सारे फूड ऑयल्स के ऐड देखे और मार्जिन आ गया और कहा जी इसमें बिल्कुल फैट नहीं है। अब मेरे ख्याल में जो आज के जमाने का नया विलन है वो बेचारा कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आपकी शुगर्स हैं कि जी हर चीज में चीनी नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। भाई वैसे ही इतनी कड़वाहट है, चीनी भी ना हो तो फिर क्या फायदा। लेकिन हेयर लॉस का क्या करें? देखें, हेयर लॉस के लिए अगेन उन्होंने अपने बॉडी में से इतने मिनरल्स और विटामिन को खत्म कर दिया कि अब उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई। पता है आपको, स्काल्प जब हमारा डिहाइड्रेटेड होता है, स्काल्प जब हमारा डिहाइड्रेटेड होता है तो वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, विच होल्ड्स द रूट्स टू बी स्ट्रॉन्गर। वहां से उनका हेयर लॉस स्टार्ट हुआ। अब इन्हें चाहिए कि एक सस्टेनेबल हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करें जो फुल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीडियम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड अ गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक गो बैक टू द बेसिक्स। वो ये जो अम्मियां कहती थी ना कि जरा अच्छी ग़िज़ा करें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, प्रोटीन खाएं, अंडे खाएं दबा के, और आपके बाल सही हो जाएंगे। अच्छा जी, हिना हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद भी सवाल करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि अब हमें ज्वाइन किया है फखरे आलम ने, जो कि हमें बताएंगे गवादर के खूबसूरत नए क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से। इनको देख के मुझे बड़ा रश्क आ रहा था, आई वॉज फीलिंग वेरी एनवियस। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ द स्टेडियम एक्चुअली इज। अस्सलाम वालेकुम फखर। जी सलाम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी जबरदस्त हम इंस्टा पे स्टोरीज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई हैं, और उनको देख के बस हम रश कर रहे हैं कि हम कब जाएंगे। हमें बताएं जरा, ये गवादर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो दिखने में कैसा है? व्हाट्स द लुक एंड फील लाइक? बहुत खूबसूरत है सिद्रा। आपको पता है कि जब मैंने ये 2 दिन पहले ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया तस्वीरों को, मैं वहां पर मौजूद था जी। तो इट वेंट वायरल और मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है और हमें कितना इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बिकॉज इट वाज पिक्ड अप बाय द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी, क्रिकेट वर्ल्ड कम्युनिटी, एंड आई हैव बीन रिसीविंग कॉल्स एंड आई हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस कि जी हम आपकी तस्वीर इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम आपको क्रेडिट देंगे। सो इट्स बीन प्रिंटेड अराउंड द वर्ल्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग। It's just absolutely magnificent. फखर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान has such beautiful scenic topography, और वाकई अगर हम इसको क्रिकेट टूरिज्म का भी नाम दें, यानी what an honor it would be and what a feel it would be to play in that cricket stadium। मुझे याद है मैं पिछले दिनों बल्कि 1 साल अब तो गुजर गया, कोविड से पहले की बात है, कि मैं नवल यूनिवर्सिटी गई और वो इतनी खूबसूरत वैली है, वहां पे भी कहा गया बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स फाउंडर इज आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनका वहां के लिए भी विजन यही है कि उन खूबसूरत वादियों में, वहां पहाड़ों के बीच में क्रिकेट पिच तैयार की जाए। सो इज इट अलाइन्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन? इज इट पीसीबी? ये इसकी जरा हिस्ट्री बताएं स्टेडियम की। हु वर्कड ऑन इट?
तो इसका जो गवादर क्रिकेट स्टेडियम का क्रेडिट है ना जी, वो जाता है एक इंसान को, उनका नाम है जो GOC है गवादर के जनरल आमिर नजम। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की, उन्होंने इसको पर्सनली इस प्रोजेक्ट को ओवरसी किया, अदर देन ऑल दी अदर थिंग्स दैट इज लुकिंग ओवर, पूरा वो एरिया उनके उसमें अंडर आता है। बट उन्होंने इससे बड़ी मेहनत की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वहां की मकामी लोगों ने राउंड किया और उन्होंने कहा कि वी हैव टू, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इससे बेहतर चीज कोई नहीं होती दुनिया में लोगों को करीब लाने के लिए, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। और सो ही वर्क वेरी हार्ड ऑन इट एंड ही मेड इट हैपन। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा, मतलब जितने लोगों ने, जो मेरे साथ दोस्त भी गए हुए थे, जितने वहां पर मौजूद थे, वो हक्का बक्का रह गए इसको देखकर। तो ये अब यूं है कि ये PCB ऑब्वियसली आई एम श्योर कि PCB इसको देख रहा होगा, क्योंकि ICC ने भी इसको ट्वीट किया है, बड़े बड़े जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी इसकी कहानी को जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया है क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म से। और फिर बहुत सारे जो बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स हैं, जो मेरे अपने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस करके कहा, मैन वी रियली वांट टू कम एंड प्ले हियर, वी वांट टू कम प्ले हियर। फिर वो जो मैं वहां पे स्विमिंग कर रहा था बीच में, वी वांट टू प्ले हियर एंड वी वांट टू गो टू दैट बीच, तो गवादर इटसेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक नहायत ही दिलकश जगह है और एक बड़ी सरप्राइजिंग जगह है। बलूचिस्तान पूरे का पूरा जो है ना, हमारा ये जो सूबा है, आपको पता है फखर, मुझे आपकी बात से याद आ रहा है कि बिकॉज फॉर द लास्ट 20 years गवादर हैज प्लेड अप ऑन आवर इमेजिनेशंस। इससे जबरदस्त डीप सी पोर्ट पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता एंड वी आर वेरी लकी टू हैव इट। लेकिन हम आपके तवज्जुह से यहाँ लोगों को ये भी बताते चलें कि गवादर मकामी अल्फाज में, मकामी जबान में इसका मतलब निकलता है द गेटवे टू हेवन, हेवनली अबोर्ड, यानी जो दर है वो खुलता है जन्नत की तरफ। एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अस टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मुझे बताइएगा, यूजिंग दिस ओकेजन फखर, बिकॉज आप रिसेंटली विजिट करके आए हैं, क्या डेवलपमेंट एंड ट्रेड, इसकी पोर्ट की डेवलपमेंट में अभी क्या प्रोग्रेस हुई है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इस पे करेक्ट करता चलूं। गवादर का असल मतलब जो है, गवा का मतलब होता है हवा मुकामी जुबान में, और दर का मतलब दरवाजा। इट इज दी डोर टू, इट्स द विंड, हवा का दरवाजा है ये, क्योंकि वहां पर पूरे साल मुसलसल कंसिस्टेंटली सी ब्रीज जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। एंड दैट कॉरिडोर, इट्स अ नेचुरल विंड कॉरिडोर, ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला कि इट इज अ डीप सी पोर्ट। यस, एक नेचुरल ड्राफ्ट है, 14 मीटर का ड्राफ्ट। आपको वैसे कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको वहां पर ड्रेजिंग करनी पड़ती है। ये बिल्कुल जो है जमीन के साथ जो है, आप यानी कि पांव रखते साथ जो ही पानी में पांव रखेंगे तो सीधा 14 मीटर का ड्रॉप है नीचे, जो हमारा डीप सी पोर्ट है वहां पर। तो इट्स वो ईस्ट बे वेस्ट बे दोनों तरफ आपको पानी है। हैमर हेड है जो गवादर का, इट इज अ स्पेक्टेकुलर प्लेस। मगर मैं जिस तरह कह रहा था कि पूरा बलूचिस्तान जो है हमारा वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये जो मकरान कोस्टल हाईवे की ड्राइव है, मैं चूंकि कराची से ड्राइव करके गया हूं पूरा, तो मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि ये ड्राइव करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये ड्राइव जो है, ये ड्राइव एक स्पेक्टेकुलर तरीन ड्राइव है। इट्स अ टूरिज्म, इट्स अ एंटायर एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। ये 600 किलोमीटर की, तकरीबन लगभग 650 किलोमीटर की ड्राइव है। और ये ड्राइव जब आप मकरान कोस्ट पे ड्राइव करेंगे, और खास तौर पे जब हिंगोल नेशनल पार्क में से आप गुजरेंगे, तो एक एक पहाड़ को जब आप देखेंगे तो आपको यूं लगेगा कि जैसे कि वो कोई NCA के स्टूडेंट्स या इंडस वैली के स्टूडेंट्स ने आके एक एक पहाड़ जो है उसको खुद तराशा है। कुछ स्कल्पचरिस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने उसको तराशा है। उसके अंदर आपको पिलर्स भी नजर आएंगे, उसके अंदर आपको लोगों के चेहरे भी नजर आएंगे, और ये सारा कुदरती है अल्लाह ताला। By the way, there is a very famous archaeological historic site as well, जो कि religious tourism के लिए भी इस्तेमाल होती है, because I see a lot of Hindu यात्रीज going there, pilgrims going there, तो वो भी एक इसका एक असासा है। और यकीनन आपने कहा कि बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी खूबसूरती है। We can't wait for a tournament or something to come forward in this stadium. Thank you so much Fakhar for joining us, and I'm sure कि आप already something must be in the works, so speaking to you in that regard as well. बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। अच्छा जी, आखिरी एक आध मिनट हिरा के साथ हम जरा गुफ्तगू को कंप्लीट करें, क्योंकि हम वेट लॉस की बात कर रहे थे, जो कि आपके लिए बड़ा अहम है। बाल झाल गिरने ना शुरू हो जाए, स्किन ना खराब हो, उसका जरा ध्यान रखें। बेहतरीन तरीका क्या है? रेट, यानी आपको कितनी रफ्तार से वजन कम करना चाहिए। इन्हें ये देखने में आया कि अगर कोई बहुत ओबीस इंसान हो और वो जरा सी भी डाइट करता है, मूवमेंट करता है, तो उसका एक शार्प ड्रॉप होता है। फिर दूसरे लोग जो हल्के से ओवरवेट हैं वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो एक हल्का सा अगर बंदा ओवरवेट है, यानी आपको कोई 10-12 kgs आपको हेल्दी वेट में आने के लिए चाहिए, तो उसके लिए व्हाट इज अ गुड रेट ऑफ लूजिंग वेट?
इसके लिए देखें, बहुत ज्यादा ये है कि आपने एक्सट्रीम राइट्स पे नहीं जाना, आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेना है टुवर्ड्स द हेल्दी थिंग्स, और आपको बहुत इजीली आप एक मंथ में 5 to 6 kgs वेट हेल्दी तरीके से लूज कर सकते हैं। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देती हूँ, एक जल्दी से एक ब्रीफ दे देती हूँ कि कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सॉरी, इसका वक्त नहीं होगा, लेकिन वी आर गोइंग टू पुट दैट अप ऑन सोशल मीडिया। इनके मुताबिक जैसे अगर आप लगभग 1 से 2 पाउंड यानी तकरीबन 1 kg हफ्ते में लूज करें तो आप महीने के आराम से 4 या थोड़ा सा बढ़ाकर 5 kg लूज कर सकते हैं। इट इज अ गुड रेट टू फॉलो। इसमें तेजी दिखाने की जरूरत नहीं, वरना उससे बाल गिर जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। इसी के साथ हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लेकिन जो टिप्स हैं वो हम सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक पेजेस पे ऐड करेंगे, वहां से आप पिक कर सकते हैं। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे आज के टॉपिक, आज के डिस्कशन के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा, और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि राइट आफ्टर माय शो आई एम गोइंग फॉर माय TEDx टॉक व्हिच इज हैपनिंग एट द हमदर्द यूनिवर्सिटी। और बड़ा मजेदार उन्होंने एक टॉपिक रखा हुआ है, थीम दी हुई है फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर केमिस्ट्री एंथुजियास्ट, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप से मुराद होती है एक ऐसा कमिंग टुगेदर ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स जिसके अंदर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स तो बना रहे हैं, लेकिन हर एटम अपनी अपनी जो इनफरादियत है, जो उसकी एक यूनिकनेस है, उसको भी कायम रखा हुआ है। येट दे आर रिएक्टिंग एंड दे आर एक्टिंग टुगेदर। तो वो क्या इम्पैक्ट है जो आप दूसरों पे डाल सकते हैं? कई दफा आपकी कही हुई बातें दूसरों के लिए दर्द सर बन जाती हैं, वसवसा बन जाती हैं। और वसवसे से याद आया कि आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम जरा वहम पे बात करें, गुमान पे बात करें। कुरान हकीम में हम देखते हैं कि कहा जाता है, इंसान को सलाह दी जाती है, नसीहत दी जाती है कि ज्यादा गुमान मत करो, टो में मत लगो। अल्लाह की हम पनाह मांगते हैं वसवसों से। कई गुमान कहा यह जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है बनी आदम को कि आपको ये गुमान गुनाह की तरफ या गलतियों की तरफ भी ले जा सकते हैं। और फिर ये भी है हमारे सामने कि ऐसा गुमान जिसकी कोई फिजिकल एविडेंस आपको नहीं मिलता, लेकिन बस आपके जहन में एक वसवसे के तौर पे वो बस गया है, उसकी हकीकत क्या है? क्या ये आपकी सिक्स सेंस है? क्योंकि खवातीन की इंट्यूशन और सिक्स सेंस की बड़ी बात की जाती है, माँ की इंट्यूशन की बड़ी बात की जाती है कि अगर माँ को वहम हो जाए कि कुछ हो रहा है तो यकीनन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बहरहाल जी, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, इस पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज है, उसकी तरफ चलते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। ब्रेकिंग न्यूज के बाद वापस आ गए हैं। बात हम कर रहे थे वहम गुमान पे। जबरदस्त पैनल है, टाइम वेस्ट नहीं करती। सबसे पहले आपको इनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है आयशा शाहिद शेख। आप माहिर नफ्सियात हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू आयशा। आप ही के साथ हमें ऑनलाइन ही ज्वाइन कर रही हैं, हु इज अ डिसेबिलिटीज और स्पेशल एबिलिटीज एक्टिविस्ट, एज आई वुड लाइक टू कॉल इट। शी इज तंजीला खान। थैंक यू तंजीला फॉर बीइंग हियर। कराची स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं अली लखानी, हु इज अ मेंटल थेरेपिस्ट एंड ही इज of course a part of the network that will actually encourage you and give you some solid advice. Last but definitely not the least, she's actually an educationist and also a social activist. हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान। थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले अगर आयशा आपसे शुरुआत करूं, मुझे ये बताइए कि When it comes to आयशा इन कराची विद मी, आयशा खान से शुरुआत करूं, मैं आपसे पूछना चाहती कि वहम और गुमान, अक्सर इसको खवातीन से जोड़ दिया जाता है कि औरतों की सिक्स सेंस बड़ी जबरदस्त है और उनको पहले से चीजों का इल्म हो जाता है। क्या आप इस बात को मानती हैं? बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि खवातीन जो होती हैं बचपन से ही जब उनकी परवरिश की जा रही होती है तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि भाई आप बाहर निकलें तो ये काम करें, ऐसे जाएं वैसे जाएं। तो इन चीज़ों को लेकर जो चीज़ें हैपनिंग होने वाली होती हैं उनसे पहले ही उनका सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है और उन्हें बता देते हैं कि भाई ये चीज़ अगर मैं करती हूँ तो ये चीज़ सही है और अगर ये चीज़ मैं करती हूँ तो गलत है। जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ अक्सर कह रही होती हैं कि आप जाएं और रास्ते में आपको कोई जैसे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, कोई बिल्ली गुजर जाए, कोई कुछ हो जाए, तो आप वो रोड जो है आप वहाँ से ना गुजरे। तो ये चीज़ें शुरू से हमारी नानियाँ दादियाँ भी हमें बता रही होती है, तो ये एक परसेप्शन माइंड में बनता जा रहा होता है। तो आप कह
रही हैं कि कुछ लोगों की वाकई छठी है ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वहम उसको करार देना गलत होगा। दे आर एक्चुअली कनेक्टेड एंड दे आर पिकिंग अप सिग्नल्स। अली, आप क्या कहेंगे? अली, आपको लगता है कि शक और वहम में क्या फर्क है? ओके, शक और वहम, इंट्यूशन, हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके बारे में खौफ खाना। अब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में हमने अगर खौफ करना है तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हम अपने बड़े होते हुए हम सोचते हैं या हम सीखते हैं या हम अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं, वो चीजें जब हमारे सामने आती है तो वो कुछ ऐसी चीजें जहां हम उसको मैनेज कर सकते हैं और उसकी तरफ बढ़ सकते हैं उस तरीके से। अच्छा, अगर हर इंसान को सिग्नल्स मिलते हैं और ये बस हमारी एबिलिटी है कि हम उन सिग्नल्स को पिक कर पाएं या नहीं कर पाएं, तो फिर ये क्यों कहा जाता है? आयशा शाहिद, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप अगर देखें, कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या ये आप इस बात को मानती हैं कि आप लाइफ कैन गिव यू अ सरप्राइज और थिंग्स कैन बी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं और ऐसा होता भी है। इसकी रीजन ये ना कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, तो हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा जान भी लें तो जरूरी नहीं कि आप उसके बिहेवियर को या उसके रवैये को प्रेडिक्ट भी कर सकें हमेशा। अक्सर बात ये होता है कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी इस तरह की हरकत कर जाते हैं जो हमारे रहमो गुमान में नहीं होती, जिसकी वजह से लोग कह सकते हैं कि हमने सोचा भी था कैसे होती। रीजन ये है कि हम अक्सर 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला बंदा किस तरीके से हमेशा बिहेव करेगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई पेशेंट या कोई क्लाइंट आता है एंड वो आपको ये रिपोर्ट करे कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मुझे हर चीज का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो मेरे दिल में बस जाता है, यानी मैं कहीं बैंक से नकदी लेके अगर निकल रहा हूं तो मुझे वहम होता है कि कोई मुझे लूट लेगा, कोई डाकू आ जाएगा, या अगर मेरी बच्ची किचन में काम कर रही है तो मुझे वहम होता है कहीं आग ना लग जाए। इस तरह के पैटर्न्स अगर रिपीटेड थिंकिंग पैटर्न्स हैं तो फिर आपका मशवरा क्या होगा? अच्छा, ये जो आपने सोच बताई है अभी, ये प्रॉब्लमैटिक सोच है। एक होती है आम की, कभी बाहर निकलते हुए आपको वैसे ही वहम हो जाए कि फलां बंदा देखा है तो किसी नुकसान ना कर दे। लेकिन अगर ये रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है या शख्स है उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यू हो रहा है, इमोशनल इश्यू हो रहा है। उसमें बड़ा फेमस और बड़ा कॉमन इश्यू OCD कहलाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर और एंजाइटी के कुछ डिसऑर्डर्स के अंदर लोगों को वहम, शक, शुबा जरूरत ज्यादा होने लग जाता है और वो इतना ज्यादा होता है कि वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज करता है। अच्छा, ये हमारी जिंदगियों को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये बड़ा अहम एक एरिया होगा। मैं चाहूंगी कि हम इस हवाले से आपकी कॉल्स भी लें, आपको भी गुफ्तगू में शामिल करें। कभी आपको किसी चीज का वहम हुआ है और असल हकीकत ने नहीं बल्कि उस वहम ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो हमसे जरूर शेयर करें। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। तंजीला, आपकी तरफ आना चाहूंगी एंड आई वांट टू बिगिन विद अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर यू। मुझे बताइए कि पर्सनली कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कोई वहम, कोई ऐसा ख्याल जिसको आप झटक ही ना पा रही हो और वो बार बार आपके जहन में आके आपको तकलीफ या आपको परेशान कर रहा हो? आई थिंक तंजीला से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा कनेक्शन फॉल्टी है। जी, नाउ आई कैन हेयर यू। जी तंजीला। So I think all these things सॉरी तंजीला, आपकी ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फिक्स दैट। अली, यही सवाल आपकी तरफ, कोई ऐसा वहम जो आपको लगता हो ये मेरे जहन से निकल ही नहीं रही है बात और ये मुझे तकलीफ पहुंचा रही है, एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट? अच्छा, एक होता है जो नेगेटिव सेल्फ टॉक में करता हूँ अपने आप से, जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है। हाँ। ठीक है कि, और वो मेरे पास्ट फेलियर्स से मैं बोलूंगा होता है। ठीक है, उसको वो बहुत, अब जैसे एग्जाम में अगर मैं ग्रेड 8 में फेल हो गया, मैं एक बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं अगर उसको जाऊंगा तो मेरा एक फियर है कि व्हाट इफ आई फेल अगेन, और वो फियर जो है वो मुझे बड़ा मुश्किल, भले मैं जितना भी पढ़ के जाऊंगा लेकिन क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस एक ऐसा है, तो दैट इज समथिंग जो हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक आती है फ्रॉम अ वेरी शेम बेस्ड पर्सनालिटी। और दूसरा जो हम वहम कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो हमारे कुरान में भी चीजों का हकीकत है कि जी इन चीज से आपने ध्यान रखना है, ये चीज नहीं करना है। सो दोनों में फर्क सबसे पहले तो देखना होता है कि जी ये मेरा वहम है या ये सिर्फ एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो मैं अपने आप से कर रहा हूँ और ओवर थिंक कर रहा हूँ कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, जरा कॉमन वहम की तरफ चले जाते हैं ना। आयशा, आपसे पूछना चाहूंगी कि
कॉमनली दोस्तों के दरमियान किसी एक शख्स को ये मुगालता अक्सर होने लगता है कि मेरे बाकी दोस्त मुझे पसंद नहीं करते, या ये मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, या मैं इनर सर्कल का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इनके साथ बिलोंग नहीं करता, ये मुझे उतना वैल्यू नहीं करते। इस किस्म का अगर किसी इंसान को वहम हो तो आप उसको कैसे रीड करती हैं और आपके ख्याल में ये क्या है? देखें, एक तो सबसे पहले कि जी मैं ये आयशा खान से पूछूं, आयशा शाहिद के पास में भी आती हैं थोड़ी देर में। जी जी देखिए, सबसे पहले तो आप अगर दोस्ती है तो उसमें तो आपको वहम पालने नहीं चाहिए कि आपके दोस्त आपकी बैक पे आपसे क्यों बात करेंगे, वो फिर एज सच आपके दोस्त हुए नहीं जो आपकी बैक पे बात करें। इस तरह के वहम आपको आने ही नहीं चाहिए। फर्स्ट आप इनसे निकल ऐसे सकते हैं कि अगर कोई बात वो कह रहे हैं तो आपको अगर लग रहा है कि आपका वहम है उनके मुतालिक, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो आपके लिए अच्छी बात करते हैं, तो ये वाले ऐसे वहम पाल के अपने आप को आप तकलीफ ही देते हैं, अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ सोच लाके आपकी एक डिस्टर्ब पर्सनैलिटी सामने आती है। तो इससे बेहतर है कि जो अगर कोई गलत फहमी आपके जहन में है तो आप उसको बात करके हल कीजिए। लेकिन आयशा खान, आपको नहीं लगता कि अक्सर आप तो स्टूडेंट्स के दरमियान ये देखती होंगी ना कि कोई एक स्टूडेंट अगर कम गो है, इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बात उतने जोरदार तरीके से, मजबूत तरीके से नहीं कह पाता, तो उसको अक्सर ये वहम होता है कि यार बाकी लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगी कि जो लोग इंट्रोवर्ट हैं और जो जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है नहीं बात करने का, तो जो उनके दोस्त हैं वो इस चीज़ को ढूंढें और वो उनसे कम्युनिकेट करें, उनके साथ बैठें और जो भी सारी बातें हैं जो मिलजुल के खुशी के साथ, ताकि जो अगला बंदा है वो भी इंजॉय करे, उसके जहन में कोई इस तरह की चीज़ पैदा ही ना हो। अच्छा, ये बड़ा कॉमन वुंड है और अगर आप बचपन थोड़ा सा अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, हमारा जो इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं उसके अंदर अबैंडनमेंट आती है, जहां आपको ये ख्याल आता है कि आपको सब छोड़कर चले जाएंगे। बाय द वे, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी और आयशा शायद आपकी तरफ लाना चाहूंगी इसको, कि मैंने देखा कि जो वालिदैन अपने बच्चों को पनिश जब करते हैं, अगर बच्चा कोई जिद कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा और उसको वो कहते हैं कि आपको हम कमरे में बंद कर देंगे या उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, वो एक्चुअली बच्चे की जो सिक्योर अटैचमेंट है उसको खत्म कर देते हैं। फिर बच्चे के अंदर ये अभाम, ये वहम, ये तकलीफ जन्म ले लेती है कि सारे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा कॉमन पनिशमेंट का तरीका है हमारे यहाँ। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत अच्छी रिसर्च जो है उसका हवाला दिया है। अगर बच्चे को जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट दी जाए और उसको इस तरह की पनिशमेंट दी जाए जिसमें उसको अकेला छोड़ दिया जाए या आइसोलेट कर दिया जाए, तो वहाँ पे अबैंडनमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। यानी बच्चे के दिल में खौफ बैठ जाता है कि मुझे मेरे प्यारे, मेरे घर वाले या मेरे जो करीबी दोस्त हैं छोड़कर चले जाएंगे। इसकी वजह से जो बच्चा है बड़ा होकर या तो बहुत क्लिंगी हो जाएगा, यानी वो दूसरों के साथ बिल्कुल ऐसे चिपका रहेगा, उनको कहीं जाने नहीं देगा, या वो अपने दोस्त नहीं बनाएगा, बिकॉज उसके दिल में ख्याल होगा कि मुझे लोग छोड़ देंगे, मैं अकेला रह सकता। तो अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ें आयशा, तो अगर हम कड़ियों को कनेक्ट करते हैं, डॉट्स को, तो हमें पता चलता है कि अक्सर जो हमारे वहम है, जो हमारे इश्यूज हैं, उनकी शुरुआत कहीं बहुत बचपन में हुई होती है। तभी आपको वहम होता है कि आपका मंगेतर या आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला जाएगा, तभी आपको वहम होता है कि आपके दोस्त आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट फीलिंग अलोन। लेकिन जी एक कॉलर है हमारे साथ, क्विकली उनसे बात करके फिर ब्रेक पे जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, काफी देर आपने होल्ड की है। तो सॉरी जी, फरमाइए क्या कहेंगे। मैम, ये मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ, वहम और शक इसलिए होता है कि इंसान को अपनी रूह का नहीं इल्म, असल में हम अपनी रूह को नहीं पहचान रहे होते। मैंने बड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया है। हेलो जी जी, आपकी बात हम सुन रहे हैं। मैम, रूह को पहचानने के लिए सबसे पहले इंसान को जो है ना अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करनी पड़ती है। तो ये मैंने हासिल की है, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला को बादशाह और सुपर पावर मानेंगे ना, तो फिर जाके इंसान को ये मार्फत होती है और ये कुरान जी से हासिल होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लाम, दीन इस्लाम और यकीनन कुरान हकीम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उससे आपको जिंदगी के हर पहलू के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो लोग इतने ज्यादा रिलीजियस नहीं भी हैं, उनके लिए भी हमारे पास हमारे कॉन्टेंट में सलाह, मशवरा, टिप्स जरूर हों। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैं केयरफुल होती हूँ और हसास तरीके से इसको लेके चलती हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको साइकोलॉजिकली या इमोशनल हेल्थ के थ्रू भी समझना चाहें, तो सिर्फ इसके अंदर हम दीनदारी का एलिमेंट ना डाल दें कि जी अगर आपने वहम से निजात पानी है तो आप अल्लाह ताला से लॉ लगा लें। बेशक उससे आपको फायदा होगा, लेकिन वन सोल्यूशन मे नॉट बी फिटिंग फॉर एवरीबडी। इस पर मजीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कॉमन वहम के हवाले से। अटैचमेंट, जो बचपन में अगर आप इनसिक्योर अटैचमेंट आप फील करते हैं एज अ चाइल्ड, तो उसकी मैनिफेस्टेशन कई सारी होती है। बहुत सारे वहम होते हैं, मियाँ पे शक करना शुरू कर देते हैं, बीवी पे शक करना शुरू कर देते हैं, छोड़ के चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये वहमो गुमान वहाँ से सीड होते हैं। इसके बारे में एक थ्योरी ये भी है कि कोई वहम एक्सीडेंटल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कोई सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस या फिर जेनेटिक मेमोरी है। इसके बारे में हमारा पैनल क्या कहता है, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर से बात कर लें पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से शाहीन खान बात कर रही हूँ। जी शाहीन जी, क्या कहेंगी? प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, आपको कोई वहम होता है कभी? जी मुझे वहम नहीं, बल्कि आप ये कह सकती हैं कि मुझे एक, जैसे कह रहे हैं ना कि मुझे वक्त से पहले एक चीज, मेरे अपने साथ ऐसा होता है कि वक्त से पहले मुझे जो है ना अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि खुदा न खासा इस तरह बुरा होने वाला है, ज्यादा सा बुरे सा होता है। सही। और उसके बाद अच्छे का, और यकीन करें वैसा होता है। इवन यहाँ तक कि मेरे बच्चे जो है ना वो अब डर गए। तो कहते मामा, मैं कहती बेटा मेरे ना जहन में ऐसा आ रहा था कि उस बंदे के साथ ऐसा होने वाला, और यकीन करें वैसा होता है कुछ दिनों तक। आपको लगता है कि ये कुव्वत, ये सलाहियत आपके पास हमेशा से थी या ये वक्त के साथ साथ आई है? नहीं, ये जब से मैंने शौर संभाला है तो बल्कि मैं खुद डरती हूँ, मैं खुद इस चीज से डरती हूँ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ नमाजें पढ़ के कि या अल्लाह ऐसा ना हो जो मैं फील कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा वाकई होता है, यकीन करें ऐसा होता है। शाहीन जी, जब आपको कोई ऐसा इल्हाम होने लगता है या ऐसा वहम होने लगता है कि किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आप कैसे आप क्या करती हैं उस वक्त? मेरे जहन में ना वो बकायदा से कि खुदा ना खासा मेरे किसी बच्चे के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, अल्लाह ना करे किसी की डेथ होने वाली है, तो ऐसे मेरा जहन उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग्स फील होनी शुरू हो जाएगी कि खुदा ना खासा ये जो है ना इस बंदे के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जब या इस तरह का बच्चे, मैं बच्चों से कहती हूँ अपने बच्चों से, बेटा खुदा ना खासा इसकी डेथ होने वाली है। और यकीन करे एक दफा तो ऐसा हुआ है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी किसी के घर में, और वापस में आई हूँ तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा ये बंदा नहीं बचेगा। हालांकि यकीन करे वो हेल्दी बंदा था और ऐसी कोई बात भी हमारी नहीं हुई। वैसे ये मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट भी होता है आपके लिए, एक बड़ी ब्लेसिंग भी है, लेकिन साथ साथ ये बड़ी आजमाइश भी होती है। जैसे आपने खुद कहा कि कितना तकलीफ दे है, कुछ पता हो कुछ, और उस वक्त इंसान क्या करे। थैंक यू सो मच शाहीन जी कि आपने कॉल करके अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। तंजीला, आपका क्या रिएक्शन था? कई लोग ऐसी बात करते हैं कि जी उनको पहले से इल्हाम हो जाता है, वहम को नहीं कहते उसको, कहते हैं कि हमें बकायदा साइन मिल जाता है और उसके बाद वो चीज हकीकत बन जाती है। आप इसको कैसे देखती हैं? माई लाइफ आई थिंक लिविंग विद डिसेबिलिटी, मैंने अपनी जिंदगी में ना अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो किया है। मैं बताती हूँ कैसे। तो मैं किसी बिल्डिंग में दाखिल होती हूँ, मुझे पता होता है यहाँ पे एक्सेसिबल वॉशरूम होगा या नहीं होगा, यहाँ पे रैंप होगा या नहीं होगा, तो उस हिसाब से मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ। और ओवर द इयर्स मैंने ये सोचा है, ये समझा है कि ये एक बॉडी का, ब्रेन का या अल्लाह पाक के सिस्टम का ये कमाल है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि हम सब सर्वाइवल मोड में होते हैं। लेकिन कभी कभी ये बातें ओवरबोर्ड चली जाती है, हमारे थॉट्स हमको ही ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल्सो एज अ ट्रेनर आई वुड लाइक टू से कि हमको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, ना कि हम उसको हाथ से जाने दें, वहम वो किसी बीमारी में तब्दील हो जाए, हमारे रिश्तों को अफेक्ट करे। तो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जिन लोगों को इंट्यूशन होती है उसकी अवेयरनेस जरूर रखें, लेकिन इस बात की भी अवेयरनेस रखें कि वो हमको ओवर पावर ना करे। सही। तंजीला, मुझे बताएं इंट्यूशन आपके लिए है क्या? मेरे लिए इसको समझना एक काफी कॉम्प्लेक्स चीज है इंट्यूशन, बट मुझे लगता है कि एक फीलिंग है, एक गट फीलिंग है। बार बार आपका जिस्म, आपका माइंड आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके एरिया में जो आपकी आंख नहीं देख सकती एक चीज हो रही है या होने वाली है, एक वाइब होती है आपको। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए डिसेबिलिटी लाइफस्टाइल में मेरी वाइब मेरे लिए बड़े काम आई है।
लेकिन इसके फलाना बंदा तो नुकसान करने वाला है तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करूंगी, लेकिन मैं वो रिश्ता खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है और खुद भी अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है। एब्सोल्युटली। तंजीला, एक बड़ी खूबसूरत बात, वन ऑफ माय कोचेस एंड आई रिपीट दिस एज अ ट्रेनर एवरीवेयर, कि अगर आपने इंट्यूशन को समझना है ना तो याद रखिए कि कोई इंस्पिरेशन, वो चीज जो आपको खुशी दे रही है, ऐसी इमेजिनेशन कि आपको लगे कि भाई ये मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, हम सिर्फ और सिर्फ उसको इंट्यूशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो चीज आपको डरा रही है, किसी खौफ में मुब्तला कर रही है, तकलीफ दे रही है, वसवसा है, दैट इज यूजुअली फेयर बेस्ड, यानी उसमें कहीं ना कहीं कोई बचपन का, माजी का, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस खौफ आपका ट्रिगर हुआ हुआ है। इस पर मजीद भी बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? तबास से अकरम कुरैशी। जी, क्या कहेंगे सर, आपके ख्याल में वहम, गुमान, वसवसा क्या है? असल में ये इंसान की असाबी कमजोरी होती है, अंदर से जैसे कमजोर होता है ना जी, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें हमलावर होती। सही। इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है आपके ख्याल में? जी, इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है आपके ख्याल में? बेहतरीन तरीका ये है कि आप वॉक करें, वर्जिश करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अली, क्या कहेंगे, कई लोगों ने, आई एम श्योर जब आपसे भी थेरेपी ली होगी, आपने सर्कल में, उन्होंने कहा जी वहम पे, वसवसे पे मेरा इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं है। यानी एक शख्स है, अगर उसको शक है अपनी बीवी पे और वहम है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसकी हरकत, सकनात, उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है, बस वहम है, और वो कहेगा जी मेरा इस बात पे कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर क्या मशवरा होगा आपका? देखिए, मैं क्योंकि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं, तो मैं रिसर्च बेस्ड बात करता हूं, साइकोलॉजी को उसको बैकग्राउंड लेके। अगर मैं अपनी वाइफ पे शक कर रहा हूं किसी भी चीज का, तो वो मेरा एक अपना आइडिया है टुवर्ड्स हर। लेट्स सपोज इफ व्हाटएवर शी इज डूइंग, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी सिक्स सेंस की बात मैं किसी से बात कर रहा था, हम कहीं जाते हैं, कुछ एक 4-5 लड़कियां हैं, हम एक को देख के बोलेंगे नहीं मुझे पसंद आई है, एंड यू नो मे बी आई कैन गेट मैरिड टू हर। I feel this way. It has nothing to do with my sixth sense. मेरा कोई ना कोई ट्रांसफरेंस उस लड़की की तरफ होगा, जो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मुझे वो पसंद आई है। So it's all about how I perceive the world through my limited capacity of knowledge. तो मुझे लगता है कि जैसे हम अक्सर कहते हैं कि पूरी दुनिया या हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो एक आईना है, यानी हमारे अंदर जो चल रहा होता है कई दफा लाशऊरी तौर पे हम उसको रजिस्टर नहीं कर रहे होते, और कोई ना कोई वाकया, कोई तजुर्बा, दूसरे की कोई हरकत ऐसी होती है जो हमें एक्चुअली आईना दिखा रही होती है। प्रोजेक्शन के बारे में बात करना चाहूंगी, जिस चीज को हम अक्सर वसवसा, गुमान समझते हैं, वो हम अपनी क्वालिटीज भी कभी कभार दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। आयशा शाहिद, इसके ऊपर आपका क्विक कमेंट बिफोर आई टेक अ ब्रेक। आपको लगता है कि बड़ा कॉमन है कि जिस चीज को हम वहम का नाम दे रहे हैं या दूसरे के रवैये का नाम दे रहे हैं, वो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल। हम जिससे हम कहते हैं कि अगर हम एंशियस हैं, परेशान हैं, और अगर हमारे दिल में मनफी ख्यालात आ रहे हैं जी, तो अगर हम उनको काबू नहीं करेंगे तो असल में वही चीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी और मैं उसको सर मुब्तला कर लूँ, तो इवेंचुअली मैं जाके परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल हो जाऊँ। इसी तरीके से जाके कि आईना नजर आता है, तो एक दफा हम अपने ख्यालात की वजह से ही खुद को फेलियर की तरफ ले जाते हैं, परेशानी की तरफ ले जाते हैं, तो वो आईने की सूरत हाल में हमें सामने नजर आता है। बिल्कुल। तो यानी ये वहम और गुमान को, जिसको हम नाम दे रहे हैं, अंग्रेजी में इसको हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ख्याल आपके जहन में घूम रहा है उसी से आप अपने आप से खुद कलामी कर रहे हैं, अपने आप से वही बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप जी देख रहे हैं आज पाकिस्तान बात, हम कर रहे हैं वसवसे और वहमो गुमान के बारे में। कॉमन गुमान ये होता है दूसरे पे शक करने का। इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह हमारी अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी प्रोजेक्शन है। कहीं ना कहीं हम वो कर रहे होते हैं जिसका दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे होते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? आयशा खान, आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? देखिए, जो शक की बात है, अब जब आपकी बचपन से जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है, बच्चा देख रहा होता है जो चीजें उसके सामने कही जा रही होती है, माँ बाप भी काफी सारी बातें होते हैं जो आजकल बच्चों के सामने कह देते हैं, तो बच्चे वो सारी चीजें अपने अंदर, बचपन से जो आप एक चीज लेके चल रहे होते हैं, वो आपका बिलीफ और आपका परसेप्शन बहुत स्ट्रांग बना देती है। तो अगर कोई ऐसी बात है, माँ बाप के बिहेवियर देखते हैं कि
किस तरह के वहमो गुमान किए जाते हैं, तो बच्चों की पर्सनालिटी में भी बिल्डअप होते जाते हैं। जैसे कुछ चीजों को हम जैसे कहते हैं साइंस, बच्चे ने बचपन से सुना है कि जी अगर दूध उबल गया तो इसका मतलब है अपशगुन है, कोई बुरी चीज होने वाली है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कांच टूट गया तो कुछ होने वाला है। तो आपको लगता है इस तरह की चीजें हम इंस्टिल भी कर देते हैं और फिर अगली दफा जब आपके साथ होता है इट्स जस्ट जेनेटिक मेमोरी कि आज सुबह कांच टूटा था, इसका मतलब है आज कुछ बुरा होने वाला है। जी बिल्कुल, जैसे जो वालदा है वो कोई कलर उनके जहन में होता है कि मैंने ये कलर पहना है रेड कलर, और वो अपने बच्चे को भी बनाती है। लोग कलर से कितनी सारी चीजें कर लेते हैं कि ये व्हाइट और ब्लैक खुशी और गम के साथ जोड़ देते हैं, या कोई ऐसा कलर कोड अपने लिए वो सोच लेते हैं कि ये भाई मैंने ग्रीन कलर पहना था उस दिन मेरा काम बहुत अच्छा हुआ था। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों से आप उनके जो बिलीव्स और परसेप्शंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं, और अगर वो चीजें उनके साथ इन रियल हैपनिंग हो जाए तो उनके जहन में बैठ जाता है कि भाई ये चीज तो मैंने हो चुकी है या मैं देख चुका हूँ और अब मुझे यही करना है। तो इसी तरह आपके वहम जो है ज्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अशरफुल मखलूकात यानी इंसान को ये सलाहियत दी है कि हम कहानी बना सकते हैं। तो हमने अपने जहनों में दास्तान बनाई होती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तंजीला, क्या आपको लगता है कि ये वहम भी, ये वसवसे भी उसी कहानी का हिस्सा है? यानी हम अगर शादी को बचाना चाहते हैं तो आप सोच रहे हैं कि यार मेरे हस्बैंड के रवैये में फर्क आया, जरूर कोई और खातून का चक्कर है। तो ये एक बात से दूसरी बात को जोड़ना, वहम को लेके आना, ये हम इसको दावत दे रहे होते हैं आपके ख्याल में? तो बड़ी अच्छी बात की कि जो हम कहानी बनते हैं, आई थिंक ये इमेजिनेशन का हिस्सा है। हाँ। कि अल्लाह ने अगर हमको इमेजिन करने की सलाहियत दी है तो ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जिसको हमें पॉलिश करना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज का मिसयूज हो सकता है और ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपनी चॉइसेस क्या रखते हैं। हाँ। अभी जो कन्वर्सेशन चल रही थी मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीजें सच भी होती हैं, और जैसे कि हम अपना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इमेजिनेशन जो है वो हमारे कंट्रोल में है, और हमको एक डिसीजन लेना है अपने अंदर कि अगर मैं अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो किस हद तक वो नुकसान पहुंचा सकती है मुझे या मेरी कम्युनिटी को। क्योंकि इमेजिनेशन अच्छा, कुछ लोगों की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है, यहाँ पे बात करूं तंजीला, कि उनको बकायदा विजन्स यानी चीजें नजर आती हैं, या उनको लगता है कि ये उनका वहम इतना रियल है कि दूसरों को तो सिर्फ यानी उनके सिर्फ ख्याली बात नहीं, इट्स जस्ट नॉट अ ख्याल, वो इतना रियल है कि उनको अपनी आंखों के सामने दिख रहा होता है या ख्वाब में दिख रहा होता है। हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, सॉरी एडिंग इन क्विकली, कि हम जो सोचते हैं वो यूनिवर्स में हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। मैंने ये बात सुनी थी, मैंने मानी नहीं, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने मानी नहीं, लेकिन फिर अल्टीमेटली इट एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग। लाइक एवरीथिंग जो मैंने आज से 10 साल पहले सोचा था वो अब हो रहा है मुमकिन। तो मुझे लगता है इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वहम अक्सर जो है ना खुली आंखों से भी इंसान ख्वाब देख रहा होता है, एक ख्याल को इतना जहन में जगह दे देता है। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर अली से इस पे कॉमेंट लेके प्रोग्राम क्लोज करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इसी तरह राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी राशिद साहब। वहमो गुमान जी, प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है तो आप लोगों बड़ी बहस भी हो रही है, तो मसला हल करता हूँ कि वहम क्या है। अगर आज हम ये सोचें कि चीनी 50 रुपए किलो और जो पेट्रोल है 70 लीटर हो जाएगा, तो ये पूरी कौम वहम का शिकार है। ये नहीं, ये तो अच्छा गुमान है जो कि रखना चाहिए। अच्छा, जो गुमान है ये तो एक चले मजाक की हद तक बात तो। हाँ। ये जो शक होता है इसकी अगली फॉर्म वहम है। सही। और वहम के बाद अगर गुमान है, गुमान के बारे में तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरे बारे में अच्छा गुमान रखो, अच्छा होगा। सही। अपने रिलेशन से भी आप अच्छा गुमान रखें, अपने रिलेशन पे ट्रस्ट करें, तो फिर कोई वहम, कोई शक, कुछ नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, थिंक पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। अच्छा अली, वेरी क्विकली ऑन अ लाइट हार्टेड नोट, हमारी अम्मी हमेशा कहती थी कि अगर आप खाली पेट सोएंगे तो उल्टे सीधे ख्वाब ही आएंगे, लेकिन ख्वाब में अगर कोई चीज देख के आप डर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? एक छोटी सी मैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत अशरफुल मखलूक है, अल्लाह ताला हर चीज उसको देता है, लेकिन हम बड़े होते होते हमारा कल्चर, सोसाइटी हमको अलग तरीके से मेस्ड अप कर देता है, जिसकी वजह से ये फंसे, ये हो जाएगा,
वो हो जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, चीजों को देखें, हेल्प लें और चीजों को फिगर आउट करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट अली। और हमारे साथ आयशा खान, आयशा शाहिद और तंजीला भी मौजूद थी। जबरदस्त डिस्कशन रही। आप क्या समझते हैं, आपके कॉमन वहम और गुमान क्या हैं? एंड माई सिंपैथीज फॉर ऑल द पीपल। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आपको सच्चे गुमान होते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो ये आपके लिए अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और गिफ्ट भी है, लेकिन साथ ही आपकी आजमाइश भी बन सकती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और कामयाब करे अपने नेक मकासद में। इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।